हेलो डियर स्टूडेंट्स, फार्मा सैपियंस यूट्यूब फैमिली में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मास्यूटिक्स का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एचएलबी। ये टॉपिक अपने परिचय का मोहताज नहीं। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने कॉलेज में सेमेस्टर्स में कई बार आपके जो एक्सटर्नल इंटरनल जो होते हैं उसमें भी इस टॉपिक के बारे में कई बार जिक्र होता है। आप इस टॉपिक के बारे में अननोन नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और इसमें भी अगर आप कुछ डेप्थ तक जाना चाहते हैं तो कितनी गहराइयां हैं इसमें, इसके बारे में हम यहां आज डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है, खुद से ही अगर आपने कभी प्रश्न किया हो कि एचएलबी का नाम एचएलबी ही क्यों पड़ा? कोई भी अगर टर्म या तो कोई भी मेथड अगर आती है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन हुआ करते हैं। अपनी मन की भावनाओं से इस टॉपिक को या तो किसी पॉइंट को नहीं दे दिया जाता है और उसको कभी भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने ये सुना होगा कि एचएलबी का नाम एचएलबी ही क्यों पड़ा, इसका नाम एलएचबी क्यों नहीं दिया गया, इसका नाम एलएचबी क्यों नहीं दिया गया? दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये होता है। अगर हम इसके रीजन की ओर बढ़े, अगर हम इसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करें तो ये क्या कहता है, पहले इसके बारे में समझिएगा। सबसे फर्स्ट, आप एचएलबी फार्मास्यूटिकल साइंस में लाया क्यों गया? या तो हम अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इसको साइंस के अंदर इस स्केल को लाया क्यों गया? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा तर्क है। शिक्षा हमेशा तर्क मांगती है। जब तक आप किसी के तर्क के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी गहराइयों पर नहीं पहुंच सकते बेटा। समझिए, एचएलबी जो होता है, एचएलबी का डिस्कवर किया गया सर्फेक्टेंट की डिग्री को चेक करने के लिए। पॉइंट समझिएगा, एचएलबी की डिस्कवरी की गई आपके सर्फेक्टेंट की डिग्री को चेक करने के लिए। सर्फेक्टेंट की डिग्री क्या कहती है? इसको हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, टू चेक द डिग्री ऑफ सर्फेक्टेंट। इसको हम एक लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं कि टू चेक द डिग्री ऑफ सर्फेक्टेंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो आपने हमको उलझा दिया, सर्फेक्टेंट की डिग्री से क्या रिलेशन होता है इसका? ठीक है, सर्फेक्टेंट की डिग्री से रिलेशन ये होता है कि सबसे पहले आपको छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। सर्फेक्टेंट एक अपने आप में समंदर है। फार्मास्यूटिक्स में इस टॉपिक की काफी गहराइयां हैं। इसकी डेप्थ तक हम नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारा टॉपिक है एचएलबी, लेकिन हमें इतना तो जानना पड़ेगा कि सर्फेक्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में लोकल इंफॉर्मेशन क्या है। सर्फेक्टेंट अपने आप में अगर देखा जाता है तो इसको अगर हम जनरल नॉलेज की तरह देखें, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम हेड बोलेंगे और सेकंड पार्ट को हम टेल बोलेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम बेटे क्या बोलेंगे? हेड। और इसका जो टेल पोर्शन है, मतलब इसका जो नॉन पोलर पार्ट है, इसे हम टेल के नाम से जानेंगे। अब सुनिएगा, हेड पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हेड पोर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको याद नहीं करिएगा, दिमाग में सेट करिएगा। इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब होगा हाइड्रोफिलिक, मतलब हेड पार्ट जो पोलर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोफिलिक के लिए। इसके नीचे जो आपका टेल पार्ट होता है तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें एल लगा हुआ है, मतलब आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट करना है अपने आप को, और इसमें ऐसा समझना है कि ये लिपोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक सबको पता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, लिपोफिलिक का मतलब होता है जो ऑयल लविंग होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसमें इस
हेड पोर्शन की वजह से सभी सर्फेक्टेंट में कुछ इस तरीके के पार्ट होते हैं। अब ये पार्ट क्या है मैंने पहले ही बताया था आपको, हम इसकी गहराइयों पे नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ये अपने आप में ये सर्फेक्टेंट काफी बड़ा समंदर है। हम इसको इससे लोकल तरीके से समझ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट फैटी एसिड की चैन होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लाउरेट, पाल्मिटेट, ओलिएट, स्टीरेट, ये क्या है? ये सब फैटी एसिड्स हैं, बराबर है। अब सुनिएगा, कहानी समझिएगा कि इसी सर्फेक्टेंट की ही वजह से, इसी सर्फेक्टेंट की ही वजह से हमने इसको देखा कि ये हाइड्रोफिलिक है और ये लिपोफिलिक है। हमें पूरे सर्फेक्टेंट की डिग्री को चेक करने के लिए एक हम स्केल लेकर आए और उस स्केल का नाम इसी से दिया गया, सर्फेक्टेंट के हेड पोर्शन से निकल कर आया बेटे हाइड्रोफिलिक, और सर्फेक्टेंट के टेल पोर्शन से निकल के आया कौन सा? लिपोफिलिक। और इसके बैलेंस के बारे में भी अभी हम समझने वाले हैं, ये बैलेंस इसका नाम क्यों दिया गया। लेकिन दूसरा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके मन में है जिसको हमने यहां लिखा हुआ है वो होना भी चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन का दूसरा मीनिंग क्या है कि सर अभी आपने बोला इसका नाम LHB क्यों नहीं दिया गया, इसका नाम HLB क्यों दिया गया? सबसे पहले हमने ये समझा कि इसको हमने HLB नाम दिया इसलिए क्योंकि ये हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक है और टेल पोर्शन लिपोफिलिक है। सर्फेक्टेंट में दोनों पार्ट अवेलेबल होते हैं और इसकी डिग्री को चेक करने के लिए हम HLB लेकर आए। लेकिन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये बनता है बेटे, इसका नाम LHB क्यों नहीं दिया गया? इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमको इसकी और गहराइयों पे जाना पड़ेगा। समझिए, LHD को हम अगर देखते हैं तो हमारे पास सर्फेक्टेंट जो होता है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फैमिली का सबसे मेन मेंबर है। आपकी एक फैमिली होगी, उसमें सबसे बड़ा मेंबर कौन होगा? जिसकी सबकी बातें मानता है, सबकी बातें उसकी सुनता है, वो कौन है? ठीक है, इस मेंबर के अंदर 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, उस मेंबर का नाम क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट कैटायन, सेकंड है कौन सा? एनायन, थर्ड है कौन सा? एम्फोटेरिक, और लास्ट है कौन सा बेटे? नॉन आयन। क्लियर हुआ? इसी रीजन की वजह से हम ये बोल रहे हैं कि सर्फेक्टेंट कैटायनिक होते हैं, एनायनिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं और आपके पास नॉन आयनिक होते हैं। क्लियर हो बेटे? अब कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं इसके बारे में जनरल नॉलेज ले लेते हैं कि आपके बारे में ये हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन अगर पॉजिटिव है तो हम इसे कैटायन बोलेंगे। एनायनिक सर्फेक्टेंट क्या कहलाते हैं? जिसमें हम हेड पोर्शन आपका निगेटिव हो। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट क्या कहलाते हैं? जिसमें आपके दोनों आयन्स अवेलेबल हो सकते हैं। और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या कहलाते हैं? जिन पे कोई भी आयन अवेलेबल ना हो। क्लियर है? अब पॉइंट समझिएगा, जब 19, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है कि सर्फेक्टेंट आपके 4 टाइप्स के होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1949 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम ग्रिफिन। क्या नाम था बेटा? विलियम ग्रिफिन। विलियम ग्रिफिन ने सर्फेक्टेंट के ऊपर प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। कब? 1949 पे। ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा क्लास में। विलियम ग्रिफिन ने एक प्रैक्टिकल स्टार्ट किया और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते टाइम उन्होंने किसी भी चार्ज वाले सर्फेक्टेंट को सेलेक्ट नहीं किया। जिन पे चार्ज होते हैं उनको उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। उन्होंने ऐसा सर्फेक्टेंट सेलेक्ट किया अपने प्रैक्टिकल के लिए जिस पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, और वो सर्फेक्टेंट था आपके पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि HLB का सबसे मेन सरफेक्टेंट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड डिग्री को चेक करने के लिए कौन होता है, तो आपके पास सीधा आंसर होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। समझिए, विलियम ग्रिफिन ने सबसे फर्स्ट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को सामने लाया, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में होते तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में मेन दो ही एग्जांपल हैं जो फार्मास्यूटिकल साइंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट होगा टीन और सेकंड होता है बेटा स्पान। नाम सुना होगा आप लोगों ने, टीन एंड स्पान। टीन जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? वाटर सोल्यूबल। और स्पान जो होते हैं ये ऑयल सोल्यूबल होते हैं। राइट? अब सुनिएगा, ग्रिफिन ने सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट किया किससे? उन्होंने स्टार्ट किया टीन नाम के सरफेक्टेंट से। किससे स्टार्ट किया मेरे बेटे? टीन नाम के सरफेक्टेंट से। टीन सरफेक्टेंट से इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया, और टीन की प्रॉपर्टी वाटर सोल्यूबल थी, और वाटर सोल्यूबल को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफिलिक। इसी वजह से इसका नाम दिया गया हाइड्रोफिलिक। फिर दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट किया इसी तरीके से सीरीज वाइज स्पान के ऊपर, तो नाम दिया लिपोफिलिक। राइट? और इसके बैलेंस के बारे में भी अभी राज छुपा हुआ है, इस बैलेंस में भी अभी अगर क्लियर करेंगे। हाँ, इसमें LHB क्यों नहीं दिया, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम क्लियर कर रहे हैं। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ग्रिफिन का फर्स्ट प्रैक्टिकल टीन सरफेक्टेंट से स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी मैंने बताया, इसीलिए इसको HLB के नाम से जाना गया, LHB के नाम से नहीं जाना गया। लेकिन अगर ग्रिफिन स्पान से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते तो हम इसका नाम LHB के नाम से भी जान सकते थे, और हमारी बुकों में HLB नहीं होता, LHB होता, और आपको पढ़ना भी पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल उसी तरीके से किया जा रहा है। तो आप समझिएगा, यहां टीन से स्टार्ट होने की वजह से इसका नाम दिया गया है HLB। इसके दो बड़े तर्क हो जाते हैं। एक तो सरफेक्टेंट के हेड पोर्शन में हाइड्रोफिलिक है, टेल पोर्शन में लिपोफिलिक है, जिसकी वजह से HLB नाम पड़ा। लेकिन तर्क दूसरा कहता है कि LHB क्यों दिया गया, उसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है क्योंकि टीन नाम के सरफेक्टेंट से इसका प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे? अब समझिए, अब उन्होंने एक एरिया डिवाइड कर दिया। क्या बोला कि आप दो हैं, ठीक है, एक हाइड्रोफिलिक है, एक लिपोफिलिक। आपकी बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए, दोनों आपस में कभी भी लड़ नहीं सकते, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बीच में उन्होंने कर दिया इस चीज को डिवाइड। कैसे डिवाइड किया? ध्यान से सुनिए। यहां हमारे पास इस पॉइंट को जब हमने देखा कि ग्रिफिन ने इसको एक स्केल में लेकर आ गए। स्केल मतलब एक इस तरीके का एक रेंज लेकर आ गए कि आपको अपनी ही रेंज में रहना है, आपको दूसरे की रेंज में नहीं पहुंचना, जिससे कभी भी आप लोगों के बीच में कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। ठीक है? क्योंकि कई बार जैसे होता है कि दो भाइयों के बीच में अगर बंटवारा होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जनरल सोशल में, तो अगर आपके बीच में एक सही तरीके का बंटवारा नहीं हुआ तो कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। उसी तरीके से ये भी है, भाई दो हैं, एक हाइड्रोफिलिक है, दूसरा लिपोफिलिक है। ग्रिफिन उनके डिवीजन करने के लिए फादर ऑफ HLB बोला गया। उन्होंने दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया, मतलब दोनों को बैलेंस कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया। ठीक है, अगर हम फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे। अब उन्होंने किया क्या, ध्यान से समझिए, एक उन्होंने एक रेंज बनाई। ठीक है,
इस रेंज में एक स्केल डेवलप किया। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये स्केल है। ठीक है, इस स्केल में सबसे टॉप पोर्शन को दे दिया मैंने 1 और इसको बोला मैंने क्या 16। सर हमने तो सुना है कि HLB 40 नंबर तक होती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ठीक है सर, हमने ये भी सुना है कि HLB की रेंज 20 तक भी होती है। ये भी आपने सही सुना है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है, आपने सुना होगा कि HLB का हाईएस्ट वैल्यू 40 होती है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है बेटा 40। और इस 40 को तक पहुंचने के लिए एक एनायनिक सर्फेक्टेंट देखा गया जिसका नाम है SLS। SLS क्या है बेटे? ये एनायनिक सर्फेक्टेंट है। सबसे ज्यादा HLB किसकी होती है? वो होती है बेटे आपकी SLS की। ठीक है, इस पॉइंट में समझिएगा, कुछ आयनिक सर्फेक्टेंट होने की वजह से, कुछ आयनिक सर्फेक्टेंट हमारे पास ऐसे थे जिनकी HLB 40 तक देखी गई, जिसकी वजह से स्केल पे इसे डिफाइन नहीं किया गया। इसमें एक रेंज बता दी गई कि कुछ आयनिक सर्फेक्टेंट ऐसे हैं जिनकी रेंज 40 तक हो सकती है। उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका SLS। दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि सर स्केल आपकी 1 से 20 तक होती है। ये भी अच्छी बात है। इसका डाउट आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते खुद ही मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमने सबसे फर्स्ट 1 to 16 का एक प्लॉट तैयार किया और 1 to 16 को जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो भाइयों के बीच में बराबर बंटवारा करना। ठीक है, तो एक बराबर बंटवारा हुआ और उसका बंटवारा हुआ किसमें? 8 में। मतलब 1 to 8 आपके पास रहेगा, 8 to 16 आपके पास रहेगा। ऊपर वाले सेक्शन को, इस एरिया को दे दिया गया किसे? लिपोफिलिक वाले डिपार्टमेंट को। इसको दे दिया गया बेटे लिपोफिलिक डिपार्टमेंट को। और इसके नीचे वाला एरिया दे दिया गया इसको आपके हाइड्रोफिलिक वाले डिपार्टमेंट को। बराबर है? सुनिए, अब मटेरियल क्या था? मटेरियल क्या था? सर्फेक्टेंट क्या था? सर्फेक्टेंट जिसे प्रैक्टिकल स्टार्ट किया गया। प्रैक्टिकल स्टार्ट किया गया किससे? टीन से। टीन खुद अपनी अपनी प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं वाटर सोल्यूबल हूं। वाटर सोल्यूबल हूं मतलब मैं कौन से एरिया में काम नहीं करूंगा, कौन से एरिया में मैं एक्टिवेट नहीं रहूंगा। ये आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा कौन से एरिया में? लिपोफिलिक वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो वाटर सोल्यूबल है। बराबर है? प्रैक्टिकल जिससे स्टार्ट किया गया है स्केल उसी से तैयार की गई है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। स्केल को कभी याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। फार्मास्यूटिक्स को याद करने वाला सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसको केवल कॉन्सेप्ट में बैठाने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, टीन नाम से प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया गया है तो टीन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा कहां? लिपोफिलिक में। और वहां स्पेशल तरीके से शो नहीं करेगा जहां ऑयल की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 1 वाले डिपार्टमेंट में ऑयल की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो आप ऑयल से हट रहे हैं और आप हाइड्रो मतलब पानी की ओर बढ़ रहे हैं। आप कहां बढ़ रहे हैं? पानी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आप ऑयल से दूर जाते जा रहे हैं और आप वाटर की तरफ आते जा रहे हैं। बराबर है ना? ठीक है, अब समझिए, तो सबसे ज्यादा टीन अपने आप को इनेक्टिव रखेगा। इनेक्टिव रखेगा मतलब कोई काम का ही नहीं है। अब टीन क्या है? सबको पता है, टीन एक सर्फेक्टेंट है। ठीक है, सर्फेक्टेंट का काम होता है कि ये फोम दिखाए। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है मेरे बेटे? ये फोम शो करे। क्या इसमें फोम शो होगी ऑयल में? नहीं होगी।
यहां ये एक तरीके से काम करता है, ये एंटी फोमिंग की तरह। कैसे काम करेगा? 1 से 3 पॉइंट में जहां ऑयल ज्यादा होता है उस पॉइंट में ये काम कर एक्टिवेट नहीं होता। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहां ये फोम शो नहीं करेगा, मतलब ये एंटी फोमिंग की तरह काम करेगा। और जितने एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं पूरी सुटिक्स में, जितने भी एजेंट होते हैं सभी एजेंट को यही कैटेगराइज कर दिया गया कि आप इस एरिया में रहेंगे, आप किसी दूसरे एरिया में नहीं रहिएगा। ठीक है, जितने एंटी फोमिंग एजेंट है, जैसे ओलेनिक एसिड, ठीक है, ओलेनिक एसिड हो गए, ठीक है, ये सब कुछ यही पाए जाएंगे, उनको नीचे नहीं जाएंगे। मतलब आप वहां के लिए हैं, आप हमारे लिए नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये रिजर्वेशन सेट कर दिया गया, ये आपके लिए बचा हुआ रिजर्वेशन, रिमेनिंग रिजर्वेशन 3 to 8 है जो अभी खाली है, 3 to 8। लेकिन अभी आप कौन सी रेंज में बैठे हैं? लिपोफिलिक की रेंज में है। लिपोफिलिक की रेंज में है, मतलब यहां ऑयल की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ऑयल की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ऑयल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम इस एरिया में इमल्सन बनाने की कोशिश करें तो इमल्सन भी दो तरीके का होता है। अगर हम इसकी बेसिक टाइप देखें, इमल्सन तो होते कई टाइप्स के हैं, इमल्सन भी कई टाइप्स के होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कोई एक टाइप का इमल्सन होता है, तो 2 टाइप्स के होते हैं। इमल्सन की अगर हम कैटेगरी बनाए तो कम से कम नहीं तो 5 to 6 7 टाइप के इमल्सन हो सकते हैं। लेकिन हम वहां उस टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उनके बेसिक टाइप की बात कर रहे हैं, जो कि सभी बच्चों को 11th 12th में भी पता होता है कि इमल्सन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होगा O बाया W और एक होता है W बाया O। बराबर है? अब सुनिए, इसका मतलब होता है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और इसका मतलब होता है इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है। कौन सा इमल्सन यहां प्रिपेयर किया जाएगा, उससे दिमाग लगाने वाली बात है। ये मैं ना भी बताऊं तो आपको 1 मिनट में क्लिक हो जाना चाहिए कि इस वाले पोर्शन में कौन सा इमल्सन तैयार किया जाएगा। अगर इमल्सन की क्वालिटी को देखा जाएगा तो यहां तैयार किया जाएगा W बाया O। क्यों? क्योंकि ये ऑयलिक टाइप का इमल्सन है जिसमें ऑयल की फेसेस ज्यादा देखी जा रही हैं। ठीक है, तो इस वाले एरिया को भी रिजर्व कर दिया गया है और ये एरिया आपके लिए रिजर्व कर दिया गया। और ये एरिया किसके लिए बोल दिया गया कि आप यहां बनेंगे, अगर किसी को यहां अपना परफॉर्मेंस दिखाना है तो यहां केवल W बाया O नाम का इमल्सन के लिए इसमें अपना परफॉर्मेंस W बाया O दिखा सकता है। राइट? अब सुनिए, ये रिजर्वेशन तो हो गया। आप धीरे 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 आप वाटर वाले बाउंड्री में आ रहे हैं, धीरे धीरे वाटर की बाउंड्री में आ रहे हैं, धीरे धीरे वाटर की बाउंड्री में आ रहे हैं। लेकिन आप इस बाउंड्री के पहले कुछ ना कुछ सेंसेशन होगा आपको 7, और तब तक सेंसेशन होगा जब तक आप कंप्लीट वाटर के समंदर में पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक सेंसेशन होगा। मतलब ये उसी तरीके की कहानी है कि एक बॉर्डर है। मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई ठंडी जगह में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुल्लू मनाली शिमला, आपका मूड किया, आपकी फैमिली पूरी जाने वाली है शिमला, आपने एक डेट डिसाइड की। वो डेट क्या है कि हमको इस डेट को जाना है शिमला, उस दिन का रिजर्वेशन कराएंगे। लेकिन इसमें यह होता है कि जिस दिन से रिजर्वेशन करवा लेते हैं आप, उस दिन से आपको यहां से ठंडी नहीं लगने लगती। जब आप वहां पहुंचिएगा तब ना ठंडी लगेगी। ठीक है, दूसरी कहानी, हमेशा तो शिमला में रहेंगे नहीं, वहां से अपने मेन स्टेट में आएंगे जहां से आप गए थे। जब आप वहां आएंगे तो आप उस दिन रिजर्वेशन कराएंगे तो गर्मी का आभास आपको उसी दिन से नहीं होगा। जब आप इधर आएंगे, जब बाउंड्री होगी, जब बॉर्डर लाइन पे आएंगे, तब थोड़ा सा आपको सेंसेशन फील होगा कि हाँ ऐसा कुछ है, गर्मी आने लगी, हाँ ठंडी आने लगी। बराबर है? उसी तरीके से ये भी है, आप इस वाटर के एरिया में पहुंच रहे हैं, लिपोफिलिक से क्रॉस करके आप वाटर के एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, वाटर के एरिया में आ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा
HLB को जब रीड किया जाता है तो 1 to 16 की ओर रीड किया जाता है, 16 से 1 की ओर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो जब आप इस वाले एरिया में आते हैं तो आपको एक बाउंड्री का आभास होता है, यहां तो फीलिंग आती है कि हाँ हाँ कोई बाउंड्री है। और ये बाउंड्री देखी गई आपकी 7 और 9 के बीच में, और 7 और 9 के बीच में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके शरीर में, मतलब ऐसा समझने का, आपको ऐसा फील करा रहा हूं मैं कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपके बॉडी में थोड़ा सा गीलेपन का आभास हो रहा है। गीला मतलब वेट, ठीक है, क्योंकि पानी की साइड आ रहे हैं। इसी वजह से जितने भी वेटिंग एजेंट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं 7 to 9 के बीच में। और जहां वेटिंग एजेंट काम करते हैं वहां काम करते हैं स्प्रेडिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का खुद का अपना प्रैक्टिकल होता है, वेटिंग एजेंट का खुद का अपना एक प्रैक्टिकल होता है, ड्राविस प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। स्प्रेडिंग एजेंट का खुद का अपना प्रैक्टिकल होता है, इसकी काफी सारी कहानियां हैं फिजिकल फार्मेसी में, ठीक है। उसको समय आने पे हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे वीडियो, जिससे आप और डेप्थ तक जा सकते हैं, ठीक है। वेटिंग एजेंट और स्प्रेडिंग एजेंट की बात हो गई। इस वाले एरिया में जिनको भी रहना होगा वो वेटिंग एजेंट और स्प्रेडिंग एजेंट आएंगे, कोई दूसरा कैटेगरी इसके अंदर नहीं आ सकती है, सबके लिए रिजर्वेशन दे दिया गया। अब आप पहुंच चुके हैं पूरी तरीके से वाटर वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ है तीन से प्रैक्टिकल चल रहा है। 3 सबसे ज्यादा काम कहां करेगा? जहां वाटर ज्यादा होगा, मतलब जहां वाटर उसको सफिशियंट अमाउंट में मिल जाएगा। सफिशियंट अमाउंट मतलब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक एरिया आपको मिल रहा है 3 के लिए, कौन सा? 13, और 13 से लेके 15, इस एरिया में ट्विन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। वही ट्विन जो एक्टिवेट नहीं हो रहा था 1 to 3 में, वही ट्विन यहां एक्टिवेट हो रहा है। और यहां ट्विन एक सर्फेक्टेंट है, और ये अपने आप को दिखाएगा क्या? फोमिंग एजेंट, मतलब फोमिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। और फोम कौन दिखाते हैं? फोम दिखाते हैं हमेशा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट को ही बोला जाता है सर्फेक्टेंट। कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास आता है, फोमिंग एजेंट, डिटर्जेंट, सर्फेक्टेंट, तो आप इसी पोर्शन पे ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल 3 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिर आप पहुंच चुके हैं आफ्टर 15 से आगे, मतलब मोर देन 15, तो आपको एक रेंज मिलती है जिसको बोलते हैं 16 के नीचे सब कुछ समंदर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जितना नीचे आप जाते जाएंगे तो सब एक जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको इन्वायरमेंट चेंज होगा ही नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं यहां ये बोलना चाह रहा हूं कि 16 या 16 से ज्यादा, ठीक है, यहां काम करते हैं सॉल्यूबिलाइजर। क्या काम करते हैं बेटे? सॉल्यूबिलाइजर। सॉल्यूबिलाइजर मतलब जो इनसॉल्यूबल मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने में मदद करते हैं, उन्हें सॉल्यूबिलाइजर कहा जाता है। और इन्हें हाइड्रोट्रॉपी साइंस में देखा जाता है। हाइड्रोट्रॉपी साइंस कई तरीके की होती है, जैसे सॉल्वेंसी नाम सुना होगा, ठीक है। इस तरीके की हाइड्रोट्रॉपी एक अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, जिसको अलग अलग तरीके से इनसॉल्यूबल मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव किया जाता है। तो इसके नीचे आपने देखा कि सॉल्युबलाइजर होते हैं, मतलब इसके नीचे एनवायरमेंट चेंज होने वाला नहीं है, इसके नीचे एनवायरमेंट चेंज होने वाला नहीं है। इसी रीजन की वजह से ग्रिफिन ने पूरी स्केल को 16 तक क्लोज कर दिया। पहले ये स्केल मैंने आपको बताया हुआ था, पहले ये स्केल 1 से लेकर 20 तक थी, लेकिन 16 के बाद पैटर्न वही है, 16 के बाद पैटर्न सेम है।
पैटर्न को चेंज नहीं किया जा रहा है, पैटर्न सब कुछ वही है। ठीक है, तो जब पैटर्न ही सेम है तो क्यों ना इसको 16 तक क्लोज कर दिया जाए, इसकी रेंज को 1 से 20 तक लेने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, जिससे स्केल को और छोटा किया गया समझने के लिए। ठीक है, जिससे आपको इतनी बड़ी रेंज की जरूरत ना पड़े, मोर देन 16, मतलब एक जैसा एनवायरमेंट है, कोई इन्वायरमेंट चेंज हो ही नहीं रहा। सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है लेस देन 16 से पहले, बराबर है। इसको हम एक फाइनल राउंड दे देते हैं कि समझिए कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 क्या है, एंटीफोमिंग। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट रिवीजन करिए। एंटीफोमिंग एजेंट, राइट। 3 to 8, 3 to 8 किसके लिए, W/O। 7 to 9 किसके लिए, वेटिंग एजेंट एंड स्प्रेडिंग एजेंट। 13 to 15 किसके लिए, 13 to 15 है बेटा आपके पास डिटर्जेंट। उसके बाद मोर देन 16 के एबव अगर जा रहे हैं तो क्या है, सॉल्यूबिलाइजर। ठीक है, अब समझिए, ये तो आपने रेंज जो पढ़ी हुई है वो है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसमें, ध्यान से समझिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर W/O इमल्सन तो इधर बन रहा है 3 to 8 में, लेकिन O/W किधर बनेगा, सिंपल आंसर है। ठीक है, O/W बनेगा 8 to 16 पे कौन सा इमल्सन बन रहा है, O/W। इस तरीके से स्केल को डिजाइन किया गया, इस तरीके से स्केल के एरिया बनाए गए, इस तरीके से स्केल को पहली बार ग्रिफिन ने डिजाइन किया और उसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाया। अब इसके लिए आगे कई सारी बातें हो जाती हैं एचएलबी में। एडवांसमेंट ऑफ एचएलबी, एडवांसमेंट ऑफ एचएलबी किसने दिया था बेटा, डेवाइस ने। डेवाइस ने अपने कुछ फॉर्मूले डिजाइन किए, कुछ 3 to 4 फार्मूले हैं जिससे उन्होंने समझा इस तरीके से एचएलबी को डिफाइन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस भी होती हैं जिनको डेवाइस और ग्रिफिन के रूल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। इन सभी बातों के लिए हम धीरे धीरे आप तक पार्ट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही आपको कवर करना है आज के लिए, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो हम आप तक जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको पूरी पोर्शन पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे। इन सभी सुविधाओं के लिए आप फार्मासेपियंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए फार्मासेपियंस के डेप्थ और एक बेहतर एजुकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।